कॉग्निटिव डोमेन क्लासेस। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं परवेश चंद यादव कॉग्निटिव डोमेन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबके लिए संख्या पद्धति, जो कि हमारी सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, यह टॉपिक, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि संख्या पद्धति को हम किन किन पद्धतियों में व्यक्त करते हैं। सबसे पहला नंबर है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जिसको दशमलव पद्धति कहते हैं, जिसको दशमलव पद्धति कहते हैं। नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसको कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी पद्धति। नंबर 3 हम जानते हैं ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। मित्रों, आज मैं आपको दशमलव संख्या डेसिमल सिस्टम के अलावा बाइनरी सिस्टम भी आई थिंक इसी वीडियो में बताऊंगा। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आइए जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें कम से कम कुल 10 अंकों की आवश्यकता होती है। कुल 10 अंकों की आवश्यकता होती है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 नंबर होते हैं जिनका प्रयोग हम दशमलव संख्या पद्धति में करते हैं। अब आइए जानते हैं इन्हीं 10 अंकों से बनी हम कोई एक संख्या बनाते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मान लीजिए इन 10 संख्याओं में से मैंने 2, 4, 6, 8 एक संख्या बना ली। अब इस संख्या के माध्यम से हमें जानना है कुछ विशेष तथ्य के बारे में जानते हैं। जैसे कोई मैं से पूछ लिया कि आप फेस वैल्यू बताइए, क्या बताइए? फेस वैल्यू, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि फेस वैल्यू मीन्स होता है अंकीय मान। अंकीय मान, अंक का वह मान जो स्वयं का मान होता है, उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। और इस पूरी संख्या में फेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2, ऑफ 6 इक्वल टू 6, ऑफ 4 इक्वल टू 4 एंड ऑफ 8 इक्वल टू 8। यानी किसी भी संख्या का अंकीय मान, जातीय मान और फेस वैल्यू खुद वही उस संख्या का मान ही होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं इसी के क्रम में और जानते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण संख्या से संबंधित कि जो ये अंकीय मान होता है। मान लीजिए हमने कोई दूसरी संख्या ली थी 3536, यानी 3536 एक संख्या ली थी और इसमें आपको बताना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। और यह स्थानीय मान किसी संख्या के विशेष स्थान के कारण ही उस संख्या का स्थानीय मान होता है। मान लीजिए इसमें मुझे, चलिए हमने संख्या को चेंज कर दिया और कर दिया 3546।
इसमें हमने कह दिया प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो आफ्टर 5 हाउ मेनी डिजिट, 5 के बाद जितने अंक है 5 के बाद उतने जीरो बढ़ा दीजिए, तो 5 का स्थानीय मान हो गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3 के बाद जितने भी डिजिट हैं 3 लिखिए, उसके बाद उतने जीरो बढ़ा दीजिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6। यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक ही होता है। इसके बाद आते हैं और हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण के लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं विद्यमान हो। तो आइए जानते हैं। हम लेते हैं एक संख्या जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आई मीन सम्मिश्र संख्या ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी इमेजिनरी नंबर। जिसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसकी केवल और केवल हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो काल्पनिक संख्या को सबसे पहले जानते हैं कि ये रियल नंबर जो हमारी है, वास्तविक संख्याएं, ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और हमारी वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है डेसिमल और दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं और डेसिमल को दशमलव। काल्पनिक संख्या को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई और होता आई उल्टा, आई उल्टी, और आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और आई की वैल्यू होती है √-1। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि ये दशमलव संख्याओं का हम निरूपण कैसे करते हैं, दशमलव संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, जो आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दशमलव यानी दशमलव संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। जैसे हमने कोई संख्या लिख लिया 0.5, 0.333 0.1 2 4 5 6 7 8 2 4 3 3। तो इसमें भी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि जो रिपीटिंग होती हैं, रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, और कुछ नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे जिस दशमलव संख्या बार बार रिपीट होती है, अर्थात वही आती जाती है, उसको हम रिपीटिंग दशमलव कहते हैं। और कुछ संख्याएं क्या होती हैं, लगातार
आती रहती है, यानी वो रिपीट नहीं होती है, तो उन्हें हम नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग को हिंदी में कह सकते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, और इसको कहते हैं जिसकी पुनरावृत्ति न हो। तो जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार आता है, उसे हम टर्मिनेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। और जो बार बार रिपीट नहीं होती है, इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। रिपीटिंग का मतलब कि संख्याओं, वे संख्याएं जिसकी पुनरावृत्ति, जैसे हमने यहाँ 0.5 लिखा है, तो इसके आगे हम 0 चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, तो क्या है? ये रिपीटिंग वैल्यू। इसके आगे 3 हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, अगर 3 नहीं बढ़ाते तो इसके ऊपर हमें बार लगाना होता है, और इस 0 को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो अर्थात हम 0 को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, और चाहे जितना बढ़ा सकते हैं उतना घटा भी सकते हैं। अर्थात 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/9 लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या के बारे में अब हम फोकस करेंगे, और इसको क्या कह सकते हैं? नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग को हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर अब हम लिख सकते हैं 0.5, 0.6, 0.13 और 4/5। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या, तो कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, पाई अपरिमेय संख्या है। अब कोई कहता है कि पाई बराबर 22/7 होता है, तो नहीं मित्रों, पाई का मान 22/7 लगभग होता है, और पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं है। इसलिए 22/7 परिमेय संख्या है, और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इन्हीं दो, यदि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं ए और बी, और वो उनके बीच की संख्या, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आइए जानते हैं इसके बारे में। ए और बी के बीच की परिमेय संख्या बराबर AK + B/2, जहां K बराबर 1, 2, 3, 4 बराबर
यदि ए बराबर 1 तब ए और बी के बीच की परिमेय संख्या a प्लस बी बटा 2। यदि ए बराबर 2 तब 2a प्लस बी बटा 2। इस तरह से हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं यदि हमें इसी तरह की किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ये जानते हैं ए और बी के बीच की अपरिमेय संख्या तो जब हमें अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना होता है तो हम अपरिमेय संख्याओं को हमेशा अंडर रूट में ही रखते हैं। आई थिंक यदि ए बराबर 9 और बी बराबर 4 हो गया तो 36 ये फॉलो नहीं होगा, तो वहां पे हम क्यूब रूट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? क्यूब रूट ऑफ ए बी। जैसे 3 और 2 के बीच की परिमेय संख्या की बात किया जाए तो परिमेय संख्या होगी अंडर रूट 2 इंटू 3 इक्वल टू अंडर रूट 6। अर्थात 3 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या की बात मैं कर रहा हूँ। अपरिमेय संख्या होगी 2 अंडर रूट 3। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी जितने भी पूर्णांक हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सभी क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्णांक के बारे में जानते हैं कि पूर्णांक जो होते हैं ये हमारे निम्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये शुरू होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जिसे हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वह प्राकृतिक संख्या होती है और इन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक संख्याएं। पूर्णांक यह माइनस अनंत से लेकर -3 -2 -1 तक होती है और बीच में आती है एक संख्या 0। क्या आती है? 0, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने खोजा भाई कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और जब इस 0 को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शामिल कर दिया जाता है तो हमें संख्याओं का एक नया समुच्चय मिलता है जिसे हम 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहते हैं और इसको नाम दिया गया पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्या नाम दिया गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंटीजर्स की जो दूसरी डेफिनेशन
दूसरा वर्गीकरण है वो क्या है, इस वर्गीकरण में हमने जाना कि पूर्णांक हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक जीरो पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। जीरो एक ऐसी संख्या है जो न तो क्या है, न ही धनात्मक है धनात्मक और न ही ऋणात्मक, यानी जीरो क्या है, न्यूट्रल है। जीरो क्या है, न्यूट्रल है। अब इसी क्रम में पूर्णांक के अगले वर्गीकरण की चर्चा करते हैं और जानते हैं इसमें कुछ विशेष तत्व। इसके अकॉर्डिंग पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक। हम जानते हैं सम पूर्णांक क्या होता है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं सम पूर्णांक कहलाती हैं, अर्थात विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं या सम पूर्णांक कहलाती हैं। अब दो से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हो सकती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या वह संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ये होती हैं। यदि हम बात करें कि क्या जीरो एक सम संख्या है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, सम संख्याओं में संख्या का अंतर क्या होता है, यदि माइनस अनंत से हम बात करें तो -4, -2, बीच में 0, फिर 2, 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ बीच में 0 आ रहा है, जिससे हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि 0 एक सम संख्या है। फिर अगर अनंत की बात करते हैं, विषम संख्या की बात करते हैं, यानी माइनस अनंत से हम बढ़ते हैं तो -3, -1, फिर 1, फिर 3, 5, यानी यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। अर्थात विषम संख्या की श्रेणी जब हम ले रहे हैं तो उसमें 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जब सम संख्या की ले रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। आइए जानते हैं कि दूसरी तरह से, हम सभी लोग जानते हैं कि when 0 is odd, अब हम जान लेते हैं कि जब 0 क्या है, विषम संख्या है, ऑड है, तब क्या होता है, सम प्लस सम ये होता है क्या, विषम होता है, सॉरी सम प्लस सम होता है, सम प्लस विषम ये विषम होता है, और विषम प्लस विषम जब हम ऐड करते हैं तो ये सम प्राप्त होता है। तो ये जानते हैं कि जब 0 क्या है, विषम संख्या है, तो क्या ये रूल फॉलो होते हैं, 2 प्लस ये ऊपर वाला होगा 2 प्लस -2 इक्वल टू 0। 0 एक सम संख्या है, जबकि हमने माना है कि 0 क्या है, विषम संख्या है। 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 आया, ये 4 एक सम संख्या है, जबकि यहाँ विषम संख्या है, ये भी गलत हो गया। अब 3 प्लस 0
ये भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी सम सम आना चाहिए, लेकिन सम आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, सम आ गया, इसलिए ये भी गलत है। अब हम आइए देखते हैं कि जब जीरो क्या है, जब जीरो सम है, जब शून्य सम संख्या है, सम संख्या है, तब सम प्लस सम, सम प्लस सम इक्वल टू सम, अर्थात 0 प्लस 4 बराबर 4, प्रूव दैट विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, 3 प्लस माइनस 3 बराबर 0, विषम प्लस सम, विषम, अर्थात 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 0 क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि सम और सम को जोड़ते हैं तो सम आता है, अर्थात 0 जब सम है तो 0 प्लस 4 जोड़ने पे क्या मिला, 4 मिला। 3 विषम संख्या है और माइनस 3 भी क्या है, विषम संख्या है, और जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो हमें 0 मिलता है। फिर 3 विषम संख्या, 0 सम संख्या, तो विषम संख्या मिल रहा है, अर्थात यहाँ से ज्ञात हो सकता है कि शून्य एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब आप इसके बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे कि 0 एक सम संख्या है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते पॉजिटिव इंटीजर। देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आइए हम जानते हैं कि इंटीजर जो होते हैं ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और नंबर 2 भाज्य संख्या। तीसरा आप खुद ब खुद अभी जान जाएंगे कि तीसरा प्रकार क्या है जो बीच में लिखा गया है। तो अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, खंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और नंबर 2 आपका भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 6 के गुणनखंडों की बात की जाए तो 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6 होंगे, और यदि हम 2 के गुणनखंड की बात करते हैं 2, तो 2 के गुणनखंड केवल 1 और 2 होंगे, अर्थात 2 के केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। और 6 के 1 2 3 4 गुणनखंड है, इसलिए 6 क्या है, 6 के गुणनखंड 2 से अधिक है, और इसीलिए 6 क्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2 3 5 7 11 डॉट 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 अभाज्य संख्या होती है, और भाज्य संख्या आपकी होती हैं 4 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये भाज्य संख्या। तो हम देखते हैं कि एक
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों में है, इसलिए एक क्या है, एक नए भाज्य है और नए अभाज्य है। अर्थात एक क्या है, सर्वनिष्ठ है, जो सभी के गुणनखंडों में पाया जाता है, चाहे वह भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। तो बात की जाए स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या है, 2 है। अब हम जानते हैं 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है, और 50 से अर्थात 51 से 100 तक, 51 से 100 तक की अभाज्य संख्या 10 होती है। अर्थात कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब हम जानते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय सहअभाज्य कहलाता है। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। इसके बाद हम जानते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर दो से ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5, 7, 17, 19, 13, 11। इसके बाद हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण चीज, परफेक्ट नंबर दैट मीन्स पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर दैट मीन्स पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के
बराबर होता है। तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6, जैसे 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। तो स्वयं के गुणनखंड को हम छोड़ देते हैं और बाकी शेष गुणनखंडों का योग करते हैं, अर्थात 1 + 2 + 3 = 6। अतः 6 एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसी के क्रम में देखते हैं 28 का गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 है। तो 28 के गुणनखंड, 28 स्वयं का गुणनखंड है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और बाकी गुणनखंडों को जोड़ेंगे। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 और ये बराबर कितना होगा? 28। अतः 28 एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको काफी अच्छी लगी होगी और काफी पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे छोटे भाई को उत्साहवर्धन होगा और वह आप सबके लिए इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करता रहेगा। बस आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक कि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो ना लाऊं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।